हेलो। हेलो। हाँ, अब माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग मेरे शेर, गुड मॉर्निंग बेटा सबको। नमस्कार। आओ। हे भगवान। और क्या कर रहे थे बेटा, ये भी बताओ। नमस्कार बेटा। गवर्नमेंट जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ कुछ भी करो बेटा, आपका मन है छुटको, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पहले गवर्नमेंट जॉब ले ले, है ना बेटा। साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो करना ही शेर। आओ जी, ध्यान से सुनो। हमने बेटा इन्वर्जन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका एक दो हिस्सा रहता था, उसको खत्म करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। मतलब आज हम फिर इसको प्रैक्टिस कर ले आ बस साहिल भाई। बस मस्तानी लाइफ। ठीक है जी बंधु। हाँ, तो कंजंक्शन कहां गया भाई हमारा, ये रहा। आज वोकैब की क्लास बिल्कुल होगी बेटा, 8 बजे लेंगे रात को, 8 या 9 बजे होगी, है ना, होगी रात को, या तो 8 बजे होगी या 9 बजे होगी। ठीक है ना, या तो 8 बजे होगी या 9 बजे होगी, लेकिन होगी रात को ही वोकैब की क्लास। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा, अभी हम देख रहे थे लास्ट एक कॉन्सेप्ट हमने ये किया था हार्डली और वेन का। अब मैं आज आपको बता रहा हूं बेटे बच्चे, ले मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करें आज का भी एक प्यारा दिन। नो सूनर देन। देखो एक बात तो याद रखिएगा बेटा, ये सून से सूनर बना है ना, जो कंपेरेटिव डिग्री होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ऐसे ही इसके साथ टीएच ए एन आता है, टीएच ई एन नहीं आता। ठीक है, ये नहीं, ये आएगा ए एन। गुरुजी ना वैन आएगा। अब आप बोलोगे सर ये टीएच ई एन और ए एन में क्या फर्क होता है। अच्छा, कई बार बच्चा ऐसे भी परेशान होता है, सर टीएच ई एन और ए एन में क्या होता है फर्क। ठीक है, इसके बाद मैं इसको भी लिखवा दूंगा। डन है, पहले इसको समझा दू, फिर इसके नीचे इसको समझा दू। होता क्या है मेरे बच्चे, जब नो सूनर देन लगाते हो तो ये बनता है, ये बनता है चीजों को, ठीक है, टाइम को एम्फिसाइज करने के लिए कि मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा दोस्त आ गया। जैसे ये हार्डली वेन मीनिंग देता था ना बेटा, मैं घर पहुंचा ही था, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन दे केम टू मीट मी, कि वो मुझसे मिलने आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, ये भी बिल्कुल सेम। तो आपके पास क्या होगा, अगर आपको नो सूनर जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखाई देगा, प्लस आपको यहां इन्वर्जन दिखाई देगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी बेटा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, आपको देन दिखाई देगा और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट नजर आएगी। ठीक है महाराज, आगे सुनिए। जब ये है तो ये, अगर मैं एग्जांपल ये लिखता हूं बेटा, नो सूनर आई हैड रीच्ड होम, नो सूनर आई हैड रीच्ड होम देन व्हेन दे केम टू मीट मी। ये होगा बेटा। तो जैसे ही आपने इसे देखा, आपने तुरंत देखा कि सर नो सूनर आगे है तो इन्वर्जन आना था, हैड आई करो, पहली बात। दूसरी बेटा ये नहीं, ये आना। तो इस तरीके से आपकी कहानी यहां बन जाती है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, सेम इसका मीनिंग होता है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। ठीक है, कर लो कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। तो कोई अलग से रॉकेट साइंस इसमें अप्लाई नहीं होना, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसको ट्रीट करते हो।
मैं वीओडी से सिलेबस पूरा कर रहा हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बावले वाले हो गए क्या? मेरे शेर जब सिलेबस पूरा ही कर रहा है तो सिलेबस पूरा करने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उल्टा सिलेक्शन तो हो सकता है, प्रॉब्लम तो नहीं। सिलेक्शन होगा, प्रॉब्लम क्यों होगी? मेरे शेर भाई, एक दो बार तो तुम बिल्कुल अजीब से क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा लगता है कैसे करूंगा मैं तुम्हारा ब्याह। लड़की वाले आएंगे, बोलेंगे क्या करता है हमारा दामाद, मैं बोलूंगा इतने वाहियात क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा दामाद, बस मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपनी बेटी को कहेंगे बेटा इससे बढ़िया तो तू कुंवारी रह ले, ठीक है, ऐसे लड़के से शादी करने से तो बढ़िया है तू कुंवारी रह ले। फिर उसको वो कुंवारी रहला लेंगे, तुम्हारा पत्ता साफ। ले आ भाई साहिल, और किसी की रील वील तो बननी नहीं बचती। आज तो शर्ट अच्छी लग रही है लौंडे, पूरी ड्रेस सिलवाई ना, पूरी नहीं है? नहीं अच्छी लग रही है भाई, बढ़िया सिली है, स्मार्ट लग रहा है आज तो। साहिल ने आज नए कपड़े लिए हैं भाई हमारे, पैंट शर्ट एकदम मम्मी ने सिलवाई है उसके, बहुत प्यारा बच्चा लग रहा है। चलो जी आगे सुनिएगा सर। हाँ बेटा, वोकैब की बुक में सारी वोकैब कवर हो जाएगी आपके एग्जाम की सब उसमें। अब इसमें मैं नोट कह रहा था, नोट में क्या होता है बेटा, ये जो THAN होता है ना, देन, और अभी अभी मेरे बच्चे आपके मन में रहता है THEN। फर्क ये होता है मेरे बच्चे, ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है। जो कंपैरिजन कंजंक्शन का मतलब ये हो गया, ये कंपैरिजन करता है और ये बताता है इवेंट को, तब। इसके मीनिंग होता है तब। उसने मुझे बताया तब मुझे सच्चाई का पता लगा, तो मैंने बोला ही टोल्ड मी द ट्रुथ देन आई रियलाइज्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी द ट्रुथ। अब देखो बेटा, उसने मुझे सच बताया, देन आई रियलाइज, तब मुझे यह एहसास हुआ, ठीक है, दैट ही वॉज अ नाइस पर्सन, कि वो तो एक अच्छा इंसान था। उसने मुझे सच बताया, तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो एक अच्छा इंसान था, तब मुझे एहसास हुआ। बेटा यहां THAN थोड़ा ना लिख दोगे, देन आई रियलाइज, गलत। अच्छा मैं बोल दूं ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, या देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो तुम क्या कहोगे बिरजू? तुम कहोगे गुरुजी ये गलत ये सही है कि नहीं? चलो करो कॉपी। ट्रुथ के आगे दा क्यों आया? बेटा सच तो पर्टिकुलर होगा ना, उसने मुझे सच बताया, तो सच तीन चारों में से एक तो होगा नहीं ना, इसलिए दा आया पर्टिकुलर के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़िए बेटा। तो बेटा नो सूनर देन, हार्डली वेन वगैरह करा दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट है बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद भी अगर जब आप स्टार्ट करते हैं ना सेंटेंस, तो इसके बाद भी बेटा यहां पर
आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, फिर बाद में सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब। ठीक है, फिर आप बट ऑल्सो लगाते हैं बेटा, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर आप अपनी आगे वर्ब वगैरह। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो ऑल्सो है, चलो थोड़ी देर बाद बताऊं, अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर बाद बताऊं, पहले एग्जांपल इसका करा बेटा। ये भी एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, यूज होगा। प्रीवियस क्वेश्चन का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ बेटा, हाँ बिल्कुल दूंगा मैं, और एग्जाम वाइज दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ध्यान से सुनेगा बेटा। ठीक है, ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं, सबसे पहले एक और चीज इसमें बताता हूं मैं, ऐसे इसी के नीचे लिखेगा, नॉट ओनली प्लस ऑप्शन 1 बट ऑल्सो प्लस ऑप्शन 2। ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये बात ना ईदर और के लिए भी लिख लीजिए, ये बात नीदर नॉर के लिए भी लिख लीजिए बेटा। ये अपने ऑप्शन से पहले आएंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, इससे पहले ये ऐसे एरो लगाना है अपने, इससे पहले जिन जिन को ये जोड़ेंगे उससे तुरंत पहले आएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं। जैसे देखो बेटा, ये भी बताऊंगा, फिर पहले इसको सीख लो। मैंने बोला ही वॉन्ट्स ईदर अ पेन और अ पेंसिल, या तो उसे पेन या पेंसिल चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पर यह कर दूं, ही ईदर वॉन्ट्स अ पेन और अ पेंसिल, तो अब ये गलत हो गया बेटा। क्या गलत हो गया? देखो, एक ऑप्शन क्या है, पेन, तो उससे पहले ईदर। दूसरा ऑप्शन क्या है, पेंसिल, तो उससे पहले और। तो ईदर तो आपने यहां फेंक दिया, आना यहां और यहां था दोनों ऑप्शंस में से, क्योंकि और बता रहा है ऑप्शन ये है। तो यहां एरर होगा पेपर में। किसमें एरर करोगे बेटा? ईदर में। वेरी गुड। तो यही चीज यहां पर बन जाती है। जैसे आपने ये कहा बेटा, नीदर, अगर ही वॉन्ट्स नीदर अ पेन नॉर अ पेंसिल, और नीदर यहां दे दे, ये भी एरर। ऐसा ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, ही नॉट ओनली वॉन्ट्स अ पेन बट ऑल्सो अ पेंसिल, तो आपने बोला गुरुजी फिर से वही गलती, क्योंकि बट ऑल्सो कह रहा है बेटा पेंसिल, तो इससे पहले पेन से पहले नॉट ओनली आना था, तो ये यहां से कटेगा और यहां आएगा। तो ये तो हुई इनकी पोजीशंस को लेकर एरर। यहां इन्वर्जन क्यों नहीं लग रहा गुरुजी? क्योंकि एक ही सेंटेंस है बेटा। नॉट ओनली बट ऑल्सो इन्वर्जन तब लगाएगा जब वो पहले आए और उसके बाद भी पूरा एक सेंटेंस है और उसके बाद भी पूरा एक सेंटेंस। ऐसे नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो गई? ऑप्शंस की बात होगी। तो या तो आप इस ऑप्शंस को करेंगे सिर्फ कॉपी। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो इन्वर्जन कहां लगाएगा। जैसे मैंने ही बोला, अगला एग्जांपल है बेटा, यहां लिख देता हूं, नॉट ओनली ही हैज बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, बट ऑल्सो he has given some money to them। बेटा मेरे पास जगह कम थी, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी होता है बेटा ना तो केवल ये परंतु ये भी। मतलब देखो, ना तो केवल उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया, परंतु उसने उन्हें कुछ पैसे भी दिए। तो ना तो केवल ये परंतु ये भी। ठीक है, हाँ, तो आपने क्या किया, नॉट ओनली आपने देखा गुरुजी पहले है पूरा एक सेंटेंस है, बट ऑल्सो फिर पूरा एक सेंटेंस है, तो यहां पर क्या आना था बेटा? इन्वर्जन। तो नॉट ओनली हैज ही, क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब है तो आगे बेटा इन्वर्जन लगाना होगा।
ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ऑल्सो ही हैज गिवन सम, ही हैज गिवन, गिव लिख दिया है, गिवन थर्ड फॉर्म आएगी ना बेटा, ही हैज गिवन सम मनी टू देम। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज है, इसका मतलब जब नॉट ओनली बट ऑल्सो बेटा दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो वो आपको क्या करते हुए नजर आएगा, क्या करता हुआ नजर आएगा, आपको ऐसे इन्वर्जन लगाता हुआ नजर आएगा। अब इसी एग्जाम्पल को और मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे बेटा, लेकिन उसके लिए मैं ये मिटा दूं, ये तो कॉपी हो गया होगा आपका, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। चलो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट, not only has he built a hospital for the poor, but he has also given some money to them, उन्हें कुछ पैसे भी दिए। अब देखो बेटा, इस कहानी यही है कि आपने ही यहां लिखा है, बट लिखा है, और ऑल्सो ना मेन वर्ब से पहले भी शिफ्ट हो सकता है बेटा, इसलिए मैं ऊपर कह रहा था कि इस ऑल्सो पे जरा स्टार लगा लीजिए कि ऑल्सो का प्लेस चेंज हो सकता है। ठीक है, कैसे कि मेन वर्ब से पहले भी ऑल्सो आ सकता है, बट यहां है तो मेन वर्ब से पहले भी ऑल्सो आ सकता है, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते है ना। तो ये बना, तो नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो गिवन सम मनी टू देम। तो ऑल्सो की भी पोजीशन चेंज हो सकती है। चलो बेटा, वाइंड अप करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपने ये देखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर एक ही सेंटेंस में ऑप्शन जोड़े तो बेटा अपने ऑप्शन से जस्ट पहले होगा। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो दो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो नॉट ओनली के बाद बेटा इन्वर्जन अप्लाई होगा। प्लस अगर आप ऑल्सो की पोजीशन चेंज करना चाहे, हो सकती है वो मेन वर्ब से पहले आ जाएगा बेटा। वेरी गुड, मैंने छुटकू कॉपी करें। अब हमारे पास एक बच्चा जो पूछ रहा है, सर नोट्स इतने मोटे बने हैं, उनको रिवाइज कैसे करें। सबसे पहले तो आपको मुझे थैंक यू चरण करना चाहिए कि नोट्स मोटे बने। नोट्स मोटे बने हैं, इसका मतलब जयदीप सर ने आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ठीक है अच्छे तरीके से जीरो से एडवांस लेवल तक टॉपिक खत्म करके दिए। जितने नोट्स मेरे बनते हैं बाकी किसी भी टीचर के नहीं बनते बेटा, पतले से रजिस्टर में सबके नोट्स खत्म हो जाते हैं, पहली बात। ठीक है जी, यहां मैं थोड़ी अपने आप से अपना तारीफ तो कर लूं, बता तो दूं आपको अहमियत। दूसरी बात बेटा, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे रिवाइज करें, नोट्स मेरे बच्चे टॉपिक वाइज रिवाइज करो। पहली बात तो ये, जब मैं टॉपिक जो जो खत्म कराता गया हूँ आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराता गया हूँ। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने नोट्स को कैटेगरी में बांट ले। कैटेगरी में कैसे बांटे गुरुदेव, कैटेगरी में ऐसे बांटो, सपोज करो ये आपके नोट्स हैं, हाँ, तो बेटा ऐसे टॉपिक्स चुन लो जो आपको रिवीजन की जरूरत है, और ऐसे टॉपिक चुन लो जिनकी रिवीजन तक की औकात नहीं है। बेटा जिस हिसाब का मैंने आपको वॉइस पढ़ाया, जिस हिसाब का ठीक है आपको मैंने नरेशन पढ़ाया, क्रॉस कर दो, वॉइस नरेशन आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो उनकी। जिस हिसाब से मैंने कंजंक्शन आपको पढ़ाया, रिवीजन की जरूरत नहीं है। इन्वर्जन पढ़ रहे हो, रिवीजन की जरूरत नहीं है। फिर भी है तो अभी गर्मा गर्म है ना, वो तुरंत से रिवाइज कर लो। गर्मा गर्म टॉपिक तो जल्दी रिवाइज होता है, उसको ऐसे रिवाइज करना है, ऐसे रिवाइज करना है कि जिंदगी में ठीक है आपको दोबारा से उनको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो बेटा खुद से सोच, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है, आपका कंजंक्शन है, इन्वर्जन है, अब आगे एडवर्ब कराऊंगा। तो अब जो छोटे टॉपिक बचे हैं ना, इनको ऐसे समेट कि इनकी तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, साइड कर ली। फिर जो बचा ना तो आप बोलेगा हाँ गुरुजी, हाँ अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया है सिलेबस। अब कौन से टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो रिवीजन की जरूरत पड़ती है, टेंस है, कंडीशनल्स है, मॉडल्स है, वर्ब है। वर्ब क्योंकि याद करने वाला भी पंगा था और वैसा भी, और वर्ब एडवांस है। बस मैं मानता हूं एक ये टॉपिक है जो रिवीजन की जरूरत मांगते हैं पाजी। लेकिन फिर मेरे बच्चे, मैं भगवान तो नहीं हूं। हर स्टूडेंट का अपना एक लहजा है, हर स्टूडेंट का अपना एक ये कहो चॉइस है। वो कहेगा नहीं गुरुजी हमें तो थोड़े थोड़े मुश्किल ये भी लग रहे हैं, मुझे तो इसकी भी जरूरत है रिवीजन की। तो बेटा फिर आप उसको भी रिवाइज करो, तो अपना टॉपिक वाइज ही रिवाइज करो जैसे सिलेबस किया है। एक हफ्ते में अगर आप 3 टॉपिक 4 टॉपिक भी रिवाइज करोगे तो विद इन अ मंथ जो जितना भी अभी सिलेबस बचा है आपका थोड़ा सा,
उसी के अंडर अंडर में आप रिवीजन भी कंप्लीट कर लो। मूर्ख इंसान होते हैं कंप्लीट सिलेबस के बाद रिवीजन करते हैं, समझदार इंसान होते हैं साथ साथ रिवीजन करते चलते हैं, ताकि जब सिलेबस खत्म तो रिवीजन भी खत्म और प्रैक्टिस भी खत्म। ये बात याद रखिएगा बेटा। लेकिन मेरा चैलेंज है मेरे बच्चे, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है कोई टीचर नहीं देता। आपको पता है, मुझे पता है, मार्केट में सारे ऐसे टीचर बैठे हैं अंडरलाइन करा करा के पढ़ाते रहते हैं। एक तो कितने सारे मेरे ही स्टूडेंट है जो पढ़ाने लग रहे हैं, प्लस क्या है, अंडरलाइन करा करा के पढ़ाते रहते हैं टीचर। बच्चा उधर से कुछ बोलता है, गुरुजी मेहनत करो, ले पीडीएफ, सब पीडीएफ देके टालते हैं चीजों को। मैंने आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस पीडीएफ के अलावा कभी कंटेंट पीडीएफ मैंने नहीं दी है। आता है मेरे को पढ़ाना भाई, मेरे खोपड़ी में सब कुछ है, सीखा है, पढ़ा है अपनी मेहनत से, अपने दम पे, तो सब लिख के कराया है आपको। कभी भी पीडीएफ देके टाला नहीं है टॉपिक। आपको पता है पीडीएफ से टॉपिक कितनी जल्दी खत्म होता है? पता है आपको? कभी सोचा पीडीएफ से अगर अंडरलाइन करके टॉपिक पढ़ाया जाए? क्यों? क्योंकि टीचर को खुद नहीं आता, उनको खुद ही नहीं आता क्या कराऊं आगे क्या नहीं कराऊं। क्लासेस देख के, मेरी नोट्स बना के, उनसे अंडरलाइन करा करा के बता दिया, पढ़ा दिया बच्चे को, उसको सामने वाले को भी क्या समझ आएगा? कराने लग रहे हैं भाई साहब। तो बेटा कंटेंट जो पीडीएफ होती है ना, वो प्रैक्टिस पीडीएफ होते हैं, स्टडी के लिए नहीं, जीएस नहीं है मेरे बच्चे की सेल्फ स्टडी कर लोगे उसकी। कंटेंट की जो है, आप इनको अगर मैं पहले से ही बेटा इनको लिखवा के, टाइप करा के, रंगीन बना के पीपीटी दे दूंगा, वो भी इस उम्र में और इस स्टूडेंट को पसंद आएगी वो चीज। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए मेरे बच्चे, ठीक है? और मैं पता है आपको एहसास क्यों करा रहा हूं, पता है मैं आपको एहसास क्यों करा रहा हूं? ताकि आपको एहसास हो कि सिर्फ मैं आपको मेहनत करने नहीं बोल रहा, मैं आप भी, अपने आप भी मेहनत करता हूं। कभी आपको ऐसे देखा हो कि जयदीप सर भगा रहे हैं, सिलेबस को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, या बिल्कुल भी नहीं। और जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, जो ऑफलाइन का मेरा लहजा था, वही मैं ऑनलाइन में लेके आया। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ऑफलाइन में भी ऐसे ही डांटता हूं, ऑनलाइन में भी ऐसे ही डांटता हूं। सादगी भरा सिंपल जीवन, मस्तानी लाइफ, ठीक है? ये करिएगा। तो बेटा पहले अटेम्प्ट में पेपर निकाल लो, इंग्लिश से तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक और सरप्राइज देने वाला हूं मैं आपको। सरप्राइज ये है, यूट्यूब पर टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस बैच है ना, हाँ, उसको मैं रिस्टार्ट कर रहा हूं। मतलब एक बार मस्त नहा धो के शुरू से लगेंगे। दोबारा नाउन कराऊंगा प्रैक्टिस, दोबारा से नाउन कराऊंगा, दोबारा से प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, और आगे की क्लासेस। एक एक घंटे की, सवा सवा घंटे की अच्छी खासी क्लास रखेंगे, ठीक है? और रात को ही ये प्रोग्राम सेट किया करेंगे, रात को ही ये प्रोग्राम सेट किया करेंगे। बहुत जल्द अगले ही हफ्ते में उसकी अनाउंसमेंट करने वाला, ठीक है? उसकी अनाउंसमेंट मैं अगले ही हफ्ते करने वाला हूं कि भाई जैसे 7 से 8 प्रैक्टिस बैच, या तो प्रैक्टिस सुबह ले लूंगा, वो क्या रात को ले लूंगा, तो सुबह और शाम का एक प्रोग्राम सेट करेंगे। टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है उसको सुबह 8 से 9 और रात को 8 से 9 का वो क्या है, सुबह 8 से 9 ये होगी, दोबारा से एकदम, ताकि वो इसकी एक प्लेलिस्ट बना के मैं आपको दे दूं, ठीक है? चलिए, तो रिवीजन कैसे करना है? टॉपिक वाइज करना है, डन है? ये ध्यान रखना। अब देखो, एक बच्चे ने पूछा सर बट ऑल्सो के बाद इन्वर्जन क्यों नहीं आया? बेटा बट कंजंक्शन है, ठीक है? बट और कंजंक्शन के बाद बेटा इन्वर्जन नहीं लगता। नॉट ओनली एडवर्ब है, इसलिए उसके बाद इन्वर्जन है। बट कंजंक्शन है, उसके बाद इन्वर्जन नहीं लगा सकते। तो ये ऑल्सो क्या था? बट ऑल्सो, ये इस कंजंक्शन के साथ एडवर्ब थी, ये एडवर्ब वर्ब के साथ शिफ्ट हो सकती, इसलिए उसके बाद वो कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं लगता, एडवर्ब के बाद लगता है। चलिए, कॉपी हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ठीक है भाजी, चलो देखो, अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं बेटा। लास्ट कॉन्सेप्ट में कुछ एग्जांपल्स बस लिखवा रहा हूं, जहां और भी आपको इन्वर्जन दिख सकता है। हाजी, सच के साथ इन्वर्जन दिखता है, सच में एडवर्ब होती है। इस तरह का वो इंसान है कि सब उसकी रिस्पेक्ट करते। इस तरह का उसका रिप्लाई था कि मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। तो आप क्या करते हो? इस तरह का उसका रिप्लाई था कि मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है? अब आप इसको कैसे बोलोगे बताओ?
इस तरह का उसका रिप्लाई था कि मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। तो आप क्या बोलोगे? पहला एग्जांपल, सच वॉज हिज रिप्लाई। बेटा मैंने ऐसे लिख दिया इसको, सच हिज रिप्लाई वॉज नहीं बोला मैंने, सच वॉज हिज रिप्लाई। तो इससे क्या हो जाएगा? अच्छा सर, इससे यह पता चल जाएगा भाई कि आप इस पर फोकस करना चाहते हो। सच का मतलब होता है बेटा इस तरह का। तो मैंने बोल दिया सच वॉज हिज रिप्लाई, सच वॉज हिज रिप्लाई, हाँ, दैट आई स्लैप्ड हिम, कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। दैट क्या बेटा? कंजंक्शन। ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे लिखोगे, हिज रिप्लाई वॉज सच दैट आई स्लैप्ड हिम, फिर सिंपल हो जाएगा बेटा, फिर सिंपल हो जाएगा। तो सच के बाद भी आपको एग्जाम में क्या हो सकता है? इन्वर्जन दिखाई दे सकता है, तो आप उससे भी नहीं घबराएंगे। तो वो चीज भी वहां पर क्या है? सही। ठीक है। सेकंड बेटा, एक और एडवर्ब होती है हेयर और देयर। कई बार पापा गुस्से में नहीं बोलते, अच्छा यहां जाता है तेरा पैसा, यहां जाता है तेरा पैसा। तो इसके बाद इन्वर्जन नहीं, आपको हेयर देयर के बाद वर्ब दिख जाती है, देयर गोज योर मनी, यहां जाता है तेरा पैसा, देयर गोज योर मनी, यहां जाता है तेरा पैसा। ऐसे, ये आ गया मेरा दोस्त, हेयर कम्स माई फ्रेंड, हेयर कम्स माई फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त। इस टाइप की बातों में बेटा आप हेयर और देयर के बाद वर्ब्स देखते हो, तो ये जो फ्रेजेस या स्टेटमेंट्स होती हैं ये पाजी गलत नहीं होती, ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर? एग्जाम्पल्स। कॉन्सेप्ट में क्या लगाओगे? एग्जाम्पल्स। तो इन एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना बेटा, यहां पर भी आपको क्या दिख सकता है? इन्वर्जन दिख सकता है कि यहां जाता है तेरा पैसा, वहां जाता है तेरा पैसा, ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने एक डायलॉग ऐसा ही सुना होगा, जैसे शी लुक्ड आउट, उस लड़की ने बाहर देखा, शी लुक्ड आउट, एंड देयर वॉज राहुल, और वहां राहुल था। उसने बाहर देखा और वहां राहुल था, उसने बाहर देखा और वहां राहुल था। तो आप ऐसे नहीं देर के बाद ये भी लगाते हैं, तो वहां राहुल था, दो लड़के थे, देयर वॉज टू, ठीक है, बॉयज, आप ऐसे देखते हैं उनको। तो इस तरीके से भी जो आपको दिखाई देता है बेटा वेयर देयर के बाद, ऐसे भी आप वर्ब उसमें देखते हो, तो वो भी वहां पर क्या होता है? सही होता है। तो वो बात गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है। बताइए कोई डाउट यहां तक भैया जी? डन। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, एक नेक्स्ट पांचवें एग्जाम्पल से पहले मैं एक ऊपर उठा रहा हूं इसको, और एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं मेरे बच्चे, छुटकुसा नोट। छुटकुसा नोट क्या है? पांचवें एग्जाम्पल से पहले छुटकुसा नोट ये है मेरे बच्चे कि प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद बेटा उसका ऑब्जेक्ट आता है। पर आपको एक बात नहीं पता तो मैं बता दूं मेरे बच्चे, ये मिलकर एडवर्ब का काम कर सकती है। आपको पता है ये बात? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आने वाला एडवर्ब का काम कर सकती है। अब आपका भी तो चल रहा होगा, आपका भी तो चल रहा होगा। हाँ जी, देखो ये एडवर्ब का काम कर सकती है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वो एडवर्ब का काम कर सकती है। कैसे एडवर्ब का काम कर सकते बेटा? जब आप ये बोलते हो, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बेटा, क्योंकि वहां मुझे कुछ और लिखना है, ये कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा। अगर मैं बोलूं ही केम हियर, वो यहां आया था, ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं ही वेंट देयर, वो वहां गया था, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, हाँ वो वहां गया था। तो इससे क्या है? ही वेंट देयर, वो वहां गया था। बेटा अगर मैं देयर की जगह ये लिख दूं ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था। भाई कहां गया था? यहां, तो ये भी एडवर्ब है। कहां गया था? मुंबई। तो ये टू प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या है? जगह बता रही हैं, तो ये एडवर्ब का काम कर रही है बेटा। तो अगर नहीं पता तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो एडवर्ब का काम कर रही है और प्रेपोजिशन हो रखा है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है ये बेटा। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज जो है ना एडवर्ब का काम करती है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, एडवर्ब के बाद तो इन्वर्जन आ सकता है,
अगर इन्वर्जन आ सकता है छुटकू, तो ऐसा भी तो हो सकता है मेरे बच्चे, अगर ये एडवर्ब का काम करती है, हां, तो प्लस, यहां लिख लो प्लस, हां, इसके बाद भी इन्वर्जन आ सकता है, इसके बाद भी इन्वर्जन आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा एडवर्ब के बाद आ सकता है, तो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट जुड़कर भी, ठीक है, तो आपके इन्वर्जन दिखाई दे सकता है, होगा नहीं होगा भाई, बताइए। डन। चलो, इन नो वे का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी हालत में नहीं। सुनिएगा, अब एग्जाम्पल सुनिएगा, 5वां एग्जाम्पल है बेटा ये, अब मैं 5वां एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 4 था, 4 के बाद एक नोट लिखा, 5वां एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा। एक बात बताओ, इन नो वे, किसी भी हालत में नहीं, बेटा इन प्रेपोजिशन है, वे नाउन है, ये डिटरमिनर है, नो मनी, नो बॉय, है ना, तो इन नो वे, किसी भी हालत में नहीं, इन नो वे, किसी भी हालत में नहीं, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज बनी, ठीक है, प्रेपोजिशन फ्रेज बनी और ये बना। तो मैंने बोला इन नो वे शुड बी, इन नो वे शुड बी एक्सेप्ट द ऑफर, किसी भी हालत में हमें वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बेटा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हमारा इस पर फोकस है। क्यों? क्योंकि अब ये एडवर्ब का काम कर रही है और ये देखो मेरे दोस्त इन्वर्जन लग गया। सो अगर मेरे भाई मैं ये चीज बताता नहीं तो आपको पेपर में अजीब नहीं लगता? गुरुजी इन नो वे शुड बी एक्सेप्ट, सर शुड पहले कैसे आ गया? इन नो वे शुड बी एक्सेप्ट, ये कैसे आ गया? क्योंकि भाई वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, किसी भी हालत में मैं इस काम को नहीं कर सकता, इन नो वे कैन आई डू दिस वर्क, ठीक है। तो ये देखो ना बेटा, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी, इन नो वे, अब ये क्या बनी? प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी। तो उसके बाद भी आपको इन्वर्जन नजर आ रहा है मेरे भाई, इसके बाद भी आपको इन्वर्जन नजर आ रहा है, तो वो चीज क्या है? सही है। नेक्स्ट देखो बेटा, बताइए, है ना, केवल लंच के बाद खेल सकता है तू। बेटा मम्मी ने बोला ओनली आफ्टर लंच, ओनली आफ्टर लंच, हाँ, कैन यू प्ले, ओनली आफ्टर लंच कैन यू प्ले, ओनली आफ्टर लंच कैन यू प्ले, केवल लंच के बाद खेल सकता है। तो मम्मी ने उस पर हाईलाइट कर दिया कि ओनली, ठीक है, आफ्टर लंच कैन यू प्ले, तो ये चीज यहां पर आके देना बेटा। नेक्स्ट, ओनली बाय रिसर्चिंग कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल रिसर्च करने के बाद तू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बेटा बाई प्रेपोजिशन, ये जिरिंट, बाई रिसर्चिंग, तो ये भी चीज क्या हुआ? बिल्कुल सही है गुरुजी, तो ये चीज यहां पर आ गई। बताइए बेटा, तो क्या सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद भी ये चीजें नजर आ सकती हैं। आया मजा? अच्छा, कई बार ऐसे दे देता है, देखो, अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग अ मैन। कई बार मेन वर्ब को आगे ले आता बेटा। ये कहानी पता है कि कैसे सुनती हो तुम? स्टोरी टेलिंग में बेटा, स्टोरी टेलिंग में अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग अ मैन, पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो आदमी, पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो आदमी। उल्टा बोलते हो तुम, क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज है, गणित नहीं है मेरे दोस्त। भाषा और गणित में फर्क होता है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो भाषा और गणित में मेरे बच्चे फर्क है, क्योंकि यहां लैंग्वेज है और लैंग्वेज में और मैथ्स में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान से सुनेगा। अब मैथ, मैंने कहा ना, अगर आप मैथ्स और लैंग्वेज को देखते हो तो लैंग्वेज भावनाओं पे चलती है। मैथ्स में 2 में से एक गया तो हमेशा एक ही बचेगा। अब मैं रियल लाइफ की बात करूं, सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए थे, 1 लाख चोरी हो गए, कितने बचे? आप बोलोगे गुरुजी 1 लाख बचे। नहीं भाई साहब, 1 लाख के साथ वो गम, ठीक है ना, वो जो गम है ना 1 लाख गंवाने का, वो जो दुख है ना 1 लाख गंवाने का, वो भी बचा। और वो दुख इतना बड़ा हो जाएगा आपके जीवन में
कि 1 लाख जो आपके पास है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, जो 1 लाख चला गया उसके बारे में सोचते हो। इसलिए जीवन में कितने सारे सुख क्यों ना हो, ठीक है, हमें थोड़ा सा दुख भी जो है ना वो इतना ज्यादा हावी हो जाता है उन सारे सुखों पे। फिर मैं आपको कहता हूं अरे मेरे भाई क्या हो गया, तेरे पास तो बहुत सारा सुख था, थोड़ा सा चला गया, क्या टेंशन है। तो इसलिए जब जीवन में कोई इंसान, आपने सुना होगा ना, उसके पास उतना सारा ढेरों सारा करोड़ों पैसा था, उसका लॉस हो गया, कुछ करोड़ उसका गवा गया, पता चला अगले दिन उसने सुसाइड कर ली। अब कमबख्त वो तो चला गया और उसके घर वाले बैठे बैठे ये कह रहे अरे क्या हो गया भाई साहब, इतने करोड़ बचा तो था, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी सेट हो जाती। तो कभी भी गणित को अपने जीवन में अप्लाई मत कर देना। अगर गणित आपने जीवन में अप्लाई कर दिया तो फिर मैं आपसे वही कहूंगा कि आपके पास 2 लाख थे, 1 लाख चले गए तो कितने बचे, कहते गुरुजी 1 लाख। नहीं भाई साहब, रियल लाइफ में अप्लाई करिएगा, आपके पास 1 लाख नहीं बचे, क्योंकि आपको दुख वो 1 लाख जो बचा है उसका नहीं, दुख आपको यह है कि वो 1 लाख जो चला गया उसका क्या करूं, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो सारा दुखों में इतना व्यस्त हो जाओगे कि जो 1 लाख बचा है उसका सुख भी आप नहीं ले पाओगे। इसलिए हम हमेशा जीवन में सिर्फ दुखों की तरफ भागते हैं। इतना सारा सुख है, अगर जरा सा भी कोई दुख है ना सिर्फ वो दिखाई देता है। तो यहां जीवन में गणित अप्लाई कभी मत करना, वरना ठीक है वरना भाई साहब सब खत्म है। गणित रियल लाइफ में नहीं चलता भाई साहब, रियल लाइफ कुछ अलग ही सिस्टम पे चलती है। तो ये देखा करो आपके पास जितना सारा सुख है वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना, जाने का गम नहीं। इसलिए मैंने कहा जब हम इस तरीके की बातें बोलते हैं ना तो कई बार बच्चा मुझसे पूछता है गुरुजी क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा मैं, अ मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। बेटा इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना सेंटेंस को, और इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, अ मैन एक आदमी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, और ऐसे भी बोल बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात को बोलने का लहजा अलग हो गया रे, ठीक है, बात को बोलने का लहजा अलग हो गया, भाषा, ठीक है ना। करो यहां तक कॉपी, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ये अमन नहीं है, आमैन है कहीं भाई अमन बना दो। आया मजा? कितने एग्जाम्पल हो गए बेटा? 8 एग्जाम्पल हो गए। अभी और लिखता हूं, पहले आप यहां तक इसको महाराज कॉपी कर लें। नाइन्थ एग्जाम्पल देखिए बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? 9 देखो बेटा, लिटिल डिड दे नो अबाउट हिम, ना के बराबर वे उसके बारे में जानते थे। बेटा ये लिटिल एडवर्ब है, यहां लिटिल डेटरमिनर नहीं है बेटा, लिटिल मनी नहीं, लिटिल एडवर्ब है यहां। लिटिल डिड दे नो अबाउट हिम, ना के बराबर जानते थे वो उसके बारे में। तो ये लिटिल भी यहां क्या है भाई, एडवर्ब है, जिसको आप इस तरीके से देखने लग रहे हो, याद रखिएगा, चाहे वो हार्डली है, रेयरली है, बेयरली है, ठीक है, इस तरीके से। Here is your homemade cake, ये है तुम्हारा होममेड केक। मैंने बताया था ना, हेयर और देयर के बाद भी आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो चीजों को, जो कि अपने आप में सही। बस ठीक है बेटा, मेन तो सारे ही मैंने आपको लिखवा ही दी, बस इनफ है, इतना कॉपी कर लीजिए। हो ही रहा। 2024 का कैलेंडर कब आएगा? अरे मेरे शेर कभी भी आ जाए तो टेंशन मत पाल, तो अपना सिलेबस करके कंप्लीट रख कि आते ही चीजों को समझ लेगा। अब करते हैं भाई कंजंक्शन की प्रैक्टिस, मजा आएगा।
कॉपी इधर ही, दो ही तो एग्जाम्पल है छोटे, कर ले उनको कॉपी फटाक से। और कॉपी पेन भी तैयार रखिएगा बेटा, अगर कुछ आया नया तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये मैंने एग्जाम इसके एरर में डाला हुआ है, सेल्डम, ये इसको नोट करके लिखिएगा। एक होता है बेटा, ये एडवर्ब टॉपिक में फिर दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्डम और नेवर, और एक होता है सेल्डम इफ एवर। ये दो होते हैं, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। दोनों में फर्क क्या है देखो, सेल्डम और नेवर में फर्क क्या होता है बेटा? सेल्डम का मतलब ही होता है ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल ही ना के बराबर, हो सकता है कभी हो गया, बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी भी नहीं, ऐसे आप बात को बोलते हो एक साथ एम्फेसाइज करके। बिल्कुल ही ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी हो गया होगा मेरे से वो काम। तो बेटा ये भी क्या होती है? एडवर्ब्स ही होती। तो आप इनको जब देखते हैं तो इनके बाद भी आपको इन्वर्जन नजर आ जाता है बेटा, इनके बाद भी आपको इन्वर्जन नजर आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही नहीं या कभी नहीं मैंने किसी भिखारी को वापस भेजा, बिल्कुल ही नहीं या कभी हो सकता है मैंने अपने, ठीक है, दोस्त कोई हेल्प कर दी हो जब मुझे पता हो कि वो गलत है तब भी। तो इस तरीके से बातें होती हैं। तो ये इनके मीनिंग होते हैं बेटा, ये इनके मीनिंग होते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इनके मीनिंग होते हैं। डन है, सिर्फ लिख के छोड़ दो और कोई काम नहीं। क्लियर जी महाराज। अब एक टॉपिक होता है बेटा सुपरफ्लुअस, और वो टॉपिक कंजंक्शन से भी छोटा सा रिलेशन रख लेता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करा देता हूं यहां पर, जिसको मैं बोल के चलता हूं सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। सुपरफ्लुअस कंजंक्शन, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन क्या होता है? आप सबको पता है कई कंजंक्शन ऐसे होते हैं बेटा, कई कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप बात को आगे लिख के और मेन स्टेटमेंट पीछे लिख देते हैं। जैसे कि आपने ये लिखा यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो बेटा इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ वाली बात को आगे ले आऊंगा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, साथ साथ कॉपी करना, अगर आप मेहनत करते हैं, तो मैं यहां कॉमा लगाऊंगा बेटा, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। क्योंकि हुआ क्या, मैं इफ वाली बात को मैं पहले भी लिख सकता हूं बेटा, और इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूं, लेकिन इसमें यह थोड़ा ना कर दूंगा यू विल इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, देन थोड़ा ना लगा दूंगा या बीच में, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगर मैं यहां देन भी चिपका दूं, क्यों? क्योंकि बेटा ये ओरिजिनल तो ऐसे रहा होगा और ये बात आगे गई तो ये पीछे कोमा लगा के लिखी जाएगी, देन थोड़ा ना लगा दूंगा। ठीक है, यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, ये होते हैं सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। ठीक है, ये होते हैं सुपरफ्लुअस कंजंक्शन। ऐसे ही देखो, मैंने बोला बेटा एज यू आर हिज फ्रेंड, जैसा कि तू उसका दोस्त है यार, उसका दोस्त होने के नाते, हां, जैसे कि तू उसका दोस्त है इसीलिए यू शुड हेल्प हिम। अरे गलत बेटा, जब एज आ गया तो बाद में सो की जरूरत ही नहीं है, सो की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही गलती क्या करता है, एज आई वॉज इल, जैसे कि मैं बीमार था यार, हाँ, एज आई वॉज, हाँ, इल, देयरफॉर, इसीलिए, नहीं, सो, इसीलिए। अरे एज आ चुका भाई ऑलरेडी कंजंक्शन, उसको मैं पीछे भी लिख सकता हूं, आगे भी लिख सकता हूं, तो उसके साथ देयरफॉर सो बाद में थोड़ा लगा दोगे आप, सिंपल कॉमा लगाओ, एज आई वॉज इल आई डिड नॉट कम, या बोलो आई वॉज इल देयरफॉर आई डिड नॉट कम,
एज आई वॉज इल, ठीक है, फिर आप लगा रहे हो आगे देयरफॉर सो, तो नॉनसेंस हो जाएगा। हे राम, ऐसा ही गड़बड़ क्या होती बेटा, इसी को ऐसे लिख दो, बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बीमार था या बिजी था, देयरफॉर आई डिड नॉट कम, इसीलिए मैं नहीं आया। गलत। अब दो दो गलतियां हैं बेटा इसमें, एक तो बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करनी थी और बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आना था, तो कौन सी बड़ी, सुपरफ्लूअस की बड़ी गलती। अब इसको ठीक करके लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, तो बेटा इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए मुझे बिकॉज को तो रखना पड़ेगा, आया है, बट मुझे इसे घुमा के लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर तो तब भी कटेगा। इसलिए पेपर में याद रखना, अगर बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत हो तो गलत है, लेकिन बेटा उसमें एक और गलती क्या है कि देयरफॉर सुपरफ्लूअस कंजंक्शन भी दे दिया, तो इसको घुमाऊंगा तो बिकॉज तो जिंदा रह जाएगा, कटेगा कौन, देयरफॉर। इसलिए बेटा बिकॉज के साथ देयरफॉर हो, बिकॉज के साथ सो हो, गलती वहां मानी जाती है, यानी कि कहीं पागलों की तरह बिकॉज को दे दे। कोमा क्यों आया बेटा, ये आगे आगे इस बात को पीछे लिखने के लिए कुछ तो लगाऊंगा, डायरेक्ट यू तो लिखूंगा नहीं, इसलिए ठहराव दिखाने के लिए कोमा आ जाता है। ये लिख के चलिएगा बेटा, ठीक है। अब मैं बोल दूं ऐसे ही बेटा, एज सुन एज ही रीच देयर, जैसे ही वहां ही रीचेज देयर, जैसे ही वो वहां पहुंचता है, देन ही विल कॉल हर, फिर वो उसको कॉल कर, देन नहीं भाई, एज सुन एज ही रीचेज देयर ही विल कॉल हर। एज सुन एज के साथ देन क्यों लगा रहे हो, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। एज सुन एज ऑलरेडी एक कंजंक्शन वहां के आ गया है बेटा, तो उसके साथ ये क्यों लगा रहे हो, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। ठीक है जी, डन। इसको बोलते हैं बेटा सुपरफ्लूअस कंजंक्शन। सच दैट एक साथ आता है बेटा, कराया तो ऊपर, सच दैट का बेटा क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना बेटा, एग्जांपल है जो बच्चा पूछ रहा है, आप ऐसे लिख दो, जैसे हिज रिप्लाई वॉज सच दैट आई स्लैप्ड हिम, उसका रिप्लाई इस तरीके का था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, इस तरीके का था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। आप सच दैट एक साथ यूज करते हो। ये एक ना एक कॉन्सेप्ट करा के कराता हूं, रुको इसको मिटा लो, इसके नीचे एक छोटी सी चीज समझा के तब कराता हूं। कोमा किस किस के साथ यूज होता है बेटा, ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, जहां जहां कोमा आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कोमा आता है बस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कोमा तब आता है जब वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शनों को आगे लिखते हो और मेन स्टेटमेंट को पीछे लिखते हो। भाई मेरे अब एक छोटी सी बात सीखना, समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझा दूंगा बात। देखो ये यहां पे इस कॉन्सेप्ट में ये लिखना, प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ेंगे गुरुजी, तो अभी क्यों कर रहे हैं, अभी बता रहा हूं, लेकिन उसे मैं प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाता हूं बेटा, क्योंकि अभी रिलेटिव प्रोनाउन आपका हुआ नहीं है। एक रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बता रहा हूं बेटा। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे बच्चे, सच दैट तो एक कंजंक्शन के रूप में आ जाता है, पहली बात। जैसे मैंने अभी लिखा था वो क्वेश्चन यहां लिख लो, हिज रिप्लाई वॉज
सच दैट, उसका रिप्लाई इस तरीके का था, सच दैट, हाँ, आई स्लैप्ड हिम, कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है। हाँ, एक क्या होता है बेटा, सच के बाद कई बार यहां ब्रेक भी आ जाता, बीच में कोई स्टेटमेंट आ जाएगी और दैट टूट भी सकता है, तो यहां पर भी ये ओनली कंजंक्शन, केवल ये कंजंक्शन का काम करेगा। जैसे मैं यहां सच को आगे भी लेके आ सकता हूं, इन्वर्जन लग जाएगा, दैट वहीं टिका रह जाएगा, ऐसा भी है। लेकिन बेटा समस्या तब आती है जब मैं आपको ये कहूं मेरे शेर कि सच के साथ एज भी आता है। अब आप कहोगे गुरुजी अब हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि सच के साथ दैट कब आता है, और हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी कि सच के साथ एज भी आता है। समस्या ये है मेरे शेर, इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करनी है, और ये चीज मेरे बच्चे में प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ये वाली चीज। लेकिन अभी भी मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसान बेटा। अगर सच के बाद यहां भी एक स्टेटमेंट हो और सच के बाद यहां पर दैट के बाद यहां पर एक स्टेटमेंट हो, तो ये ओनली कंजंक्शन का काम करेगा। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है ये निकम्मा, एज यहां रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ओ माय गॉड, कैसे पहचानूंगा गुरुजी? ऐसे पहचानोगे बेटा, ये जो एज है ना, इससे पहले जो इधर नाउन लिखा होगा या जो कोई प्रोनाउन लिखा होगा, हाँ, ये बंदा इसके लिए आएगा। अभी लिखूंगा मैं एग्जाम्पल, ये इसको दिखा रहा होगा, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरु, पता है क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन टॉपिक है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कंजंक्शन में पागलपन। लेकिन मेरे बच्चे 2 सेकंड के लिए अगर शांति से सुनोगे ना, तो आपको 70-80% चीज समझ आ जाएगी, और उतनी समझानी है। 100% प्रोनाउन में पढ़ाऊं, ठीक है? जिनका प्रोनाउन हुआ है उनको ये समझ आ रहा होगा। लेकिन अभी सुनिएगा बेटा, एज तब आएगा जब ये एज किसी इधर नाउन प्रोनाउन लिखे गए को दिखा रहा होगा। बस जैसे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन है, ये इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन है। एज कैन नॉट बी सोल्ड बाय दीज स्टूडेंट्स, जो इन स्टूडेंट्स के द्वारा सोल्व नहीं किया जा सकता। आपको नहीं लग रहा बेटा ये एज बताओ किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखो बेटा, दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन है, इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन है जो नहीं किया जा सकता सोल्व इन लड़कों के द्वारा, जो नहीं किया जा सकता सोल्व। क्या नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन। तो ये एज किसको दिखा रहा है? क्वेश्चन को। यही तो कह रहा था बेटा मैं, इसको बोलते हैं बस रिलेटिव प्रोनाउन, जो अपने से पहले आए नाउन प्रोनाउन को आगे एक्सप्लेन करता है। टक। तो एज किसको? दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन है। एज कैन नॉट बी सोल्व, जो सोल्व नहीं किया जा सकता। क्या नहीं सोल्व किया जा सकता? क्वेश्चन। तो ये एज किसको दिखा रहा है? क्वेश्चन को दिखा रहा है गुरुजी, तो एज है। अगर पेपर में यहां दैट आया तो बोलो जय श्री राम, काट दो है दैट को बेटा। तो दैट तो गियो भैया, दैट तो गियो। बस बेटा ये समझा रहा हूं, ठीक है? आसान छे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, हिज रिप्लाई वॉज सच दैट, उसका रिप्लाई ऐसा था कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ किसने मारा? मैंने। ये क्या है? थप्पड़। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो पूरा सेंटेंस हो गया अच्छा सा। हाँ, क्या ये किसी चीज को दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा गुरुजी। उसका रिप्लाई इस तरह का था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो यह किसी को दिखा रहा है क्या? नहीं गुरुजी, ये तो सिंपल है, ये तो ओनली कंजंक्शन है। इसका मतलब पेपर में अगर यहां एज आया तो तगड़ ध, तो वहां दैट ही सही है, यहां एज ही सही है। अच्छा देखो, वैसे में दैट भी लाके दिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिखा बेटा, ध्यान से सुनिए, ठीक है भाई? ठीक है, डन। एक और एग्जाम्पल इसका, मैंने बोला सच अ पर्सन, ऐसा इंसान, एज हैज कम, जो अभी आया है, विंस अवर सिंपैथी, हमारी सहानुभूति जीतता है। देखो बेटा,
सच अ पर्सन, इस तरह का इंसान, एज हैज कम, जो आया है। बेटा कौन आया है? इंसान आया है, तो यहां एज ही तो आएगा, यहां दैट थोड़ा ना आएगा। इस तरह का इंसान एज हैज कम, जो आया है। आया कौन है? इंसान आया, वही पर्सन आया है। कहते इस तरह का पर्सन जो भी आया है, हमारा दिल जीतता है, हमारी सहानुभूति जीतता है। यहां दैट नहीं आ सकता। तो दैट जब आएगा बेटा, जब आगे सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तो सब काम हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो। है ना, ये कहानी होती है। बस ये इतना आसान काम, ये इतना आसान काम। ठीक है, मारती हूं, कर लो बेटा कॉपी। अब फिर अपना प्रैक्टिस करते हैं कंजंक्शन।
हो गया जी बादशाह, आ जाओ सर। अब एक बात बताऊं, अब आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे गुरुजी किस चीज का मजा आ जाएगा? मजा पता है क्या आएगा? अब जो मैं एरर कराऊंगा ना, आप मेरे से पहले आंसर कर रहे होगे मजेदार, और आप कहोगे गुरुजी कंजंक्शन की प्रैक्टिस में मजा आएगी हो भैया। ला जी, देखो ये है मेरे शेर कंजंक्शन, ठीक है, और ये इसके डिटेक्टिंग एरर्स। तो इन्वर्जन इसी में मिलेगा बेटा, ऐसा मत सोचिए ना इन्वर्जन अलग टॉपिक है। मैंने कहा ना वो एडवर्ब अगला टॉपिक हम करेंगे, उसमें इसमें हेल्प करेगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ध्यान से सुनिएगा, वो उतना ज्यादा इंग्लिश में वेल वर्स्ड नहीं है जैसा हमने उम्मीद की थी, जैसा हमने उम्मीद की थी। तो जब उम्मीद की थी बेटा उससे, तो आपने क्या बोल दिया? सो एज वी हैड एक्सपेक्टेड, जैसा हमने उससे उम्मीद की थी। तो उसके लिए जैसा शब्द जो होता है उसके लिए दैट नहीं आता बेटा, उसके लिए एज आता है। तो आप कहोगे वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं है जैसा हमने उम्मीद की थी, एज। ठीक है जी, हाँ। तो ये सो एज का जो कंपाउंड बनता है, ये वाले किसमें? एडवर्ब टॉपिक में इसका जिक्र आएगा बेटा, क्योंकि जो सो होता है वो भी अपने आप में एक एडवर्ब ही होता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, नॉट ओनली बट ऑल्सो है सर, पर आपने कहा था ऑप्शन अपने उससे पहले यहां से ऑप्शन चेक करो बेटा, गोइंग। तो ये स्टॉप से पहले क्यों है? ये कमिंग हेयर से पहले होना चाहिए था बेटा, नॉट ओनली। तो ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए था? वरुण स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग। तो बेटा यहां पर नॉट ओनली आना था, यहां पर नहीं आना था, तो आप यहां पर देख लें। तो एरर कहां होगा? नॉट ओनली में होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, नोबडी एल्स बट यू। बेटा बट से पहले कोई सेंटेंस नहीं, बाद में कोई नहीं, तो बट यहां क्या है? प्रेपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी ना। मतलब क्या हुआ? कोई और नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं, माइट बी डिक्लेयर, डिक्लेयर किया जा सकता है रेस्पॉन्सिबल इस लॉस का। तो बेटा ये तो नो एरर। तो बट यहां कंजंक्शन नहीं है बेटा, प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट का मीनिंग दे रही है, एक्सेप्ट का मीनिंग दे रही है। आओ जी, वर्ब वोकैब डल तो चुके भाई, फिर से मैं दिमाग देखो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। गो थ्रू करो नोट्स को जितना भी पॉसिबल हो। लेस्ट यू वुड, बेटा लेस्ट कंजंक्शन है। गुरुजी लेट कंजंक्शन तो आपने नहीं समझा है, मैंने लगाया मुक्का नाक पे। याद करो मॉडल, वहां मैं लेस्ट कंजंक्शन करा चुका हूं, और मैंने आपको कहा था मेरे बच्चे, लेस्ट कंजंक्शन के साथ वुड नहीं शुड मॉडल का प्रयोग होता है। वुड नहीं शुड मॉडल का प्रयोग होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, अभी समझाया था, सेल्डम और एवर। सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम और नेवर होता है, या सेल्डम इफ एवर होता है। ठीक है, पहली गलती। ठीक है, दूसरा हैव आई ट्राइड है बेटा, तो हैव हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहले, हाँ गुरुजी आपने कहा था, इसके बाद इन्वर्जन आता है। तो गलती यहां है, आगे नहीं। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 6, सेल्डम और एवर, फिर से सेम गलती, नेवर आएगा। और दूसरी बात बेटा, हैव यहां पर बिल्कुल ठीक है, तो गलती यहां है, इसके बाद इन्वर्जन बिल्कुल ठीक है कि भाई मैंने बिना भिक्षा दिए किसी भिखारी को कभी नहीं बेचा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल। मैंने कहा था बेटा डाउटफुल के साथ इफ भी आ सकता है और डाउटफुल के साथ वेदर भी आ सकता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता मेरे शेर? दैट नहीं आ सकता डाउटफुल के साथ। बोला था ना मैंने, संदेह, अनसर्टेन होना। तो इफ तो सही है बेटा, वेदर भी सही है। आगे पढ़ते हैं, सब ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब और नहीं है,
अगर आगे जाके और नोट लिख देता तो खाली वेदर सही था। तो पेपर में यहां वेदर भी सही, पेपर में यहां इफ भी सही, तो दोनों के दोनों ये अपने आप में कंजंक्शन सही। ठीक है, आगे सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, नीदर द डॉक्टर नोर हिज असिस्टेंट्स। बेटा जब नीदर नोर आता है तो एक आपको मैं एक बात बताता हूं, याद रखिएगा। नीदर नोर में जो मेन सब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो बाद वाला माना जाता है। जैसे और में कौन वाला माना जाता है, बाद वाला मेन सब्जेक्ट माना जाता है, कराया था ना। ऐसे बेटा नीदर नोर में, इधर और में बाद वाला मेन है। तो ये असिस्टेंट्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल के लिए वर्ब बिल्कुल सही है। आगे तो नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट। देखो बेटा नीदर नॉर अपने ऑप्शन से पहले आएगा, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तो ठीक है बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। व्हेन, जब फोन की घंटी बजी थी, तो नो एरर हुआ, तो इसमें कोई भी गलती नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, वर्ब की जो हेडिंग वर्ब वोकैब की है ना, वो रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब आपको हेडिंग दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी जैसे आप वर्ब वोकैब हेडिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, बिकॉज से पहली बात तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं होनी थी, आगे भी देखते कोई गलती है तो। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, सो, अरे नहीं, मैंने कहा था अगर बिकॉज के साथ फॉर लगाओ या बिकॉज के साथ देयरफॉर लगाओ या बिकॉज के साथ देन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये सुपरफ्लुअस कंजंक्शन होता है। तो पेपर में एरर यहां होगा बेटा। इसको ठीक कैसे करके लिखोगे, इसको पहले लिखोगे और बिकॉज वाली बात को बाद में लिखोगे। लेकिन पेपर में इंप्रूवमेंट तो नहीं पूछा, पेपर में एरर पूछा। तो बेटा पेपर में एरर कहां हुआ, सो कंजंक्शन में आपका एरर हो गया, अभी अभी पढ़ाया। आगे सुनना बेटा। नेक्स्ट कहता है यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर। देखो बेटा मैंने बोला था ईदर के साथ क्या आता है, एल्स या और। मैंने क्या कहा था बेटा, ईदर के साथ ये भी कराया गया आपको एरर, तो ईदर के साथ बेटा एल्स नहीं, क्या आता है और। हर एक चीज पढ़ाई हुई है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही पियन ने फर्स्ट बेल बजाई, एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही पियन ने फर्स्ट बेल बजाई। लेकिन बेटा जब एज सुन एज कंजंक्शन आ गया तो मेरे बच्चे, मैंने कहा था ना उसके साथ देन वेन अगर आएगा तो वो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन कहलाएगा। तो देन यहां पर गलत हुआ। ठीक है जी, बताइए मेरे शेर, यहां तक कोई गलती? डन, कोई डाउट है तो बेटा बताएं, यहां तक बढ़ू आगे, पक्का कंफर्टेबल चल रहा है सब कुछ, बताओ। पक्का, चलो नेक्स्ट। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग। इसका मतलब बेटा आप यहां से डिसाइड करोगे ना ऑप्शन, सर बट ऑल्सो के बाद ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फॉर हैविंग, तो गुरुजी फॉर शॉपिंग से पहले ये आना था नॉट ओनली, तो ये काटो और इसको यहां शिफ्ट करो, इसमें एरर हो। अब तेरा देखो, आप देखो बेटा तेरा हार्डली हैड ही कम आउट। देखो हार्डली हैड हेल्पिंग वर्ब है, कम थर्ड फॉर्म। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, देन बेटा जी हार्डली के साथ हमारे यहां वेन आता है और तुम्हारे यहां भी वेन आता है। ठीक है, आगे सुनो। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे कंजंक्शन में मजा नहीं आ रहा।
बेटा एक बात बताओ, मैं कसम से बुरा मत मानना, ये मानो कि आपका घर का सदस्य होने के नाते एक बात बता, ये जो मजा शब्द है ना, ये मां कसम बेरोजगार आदमी के लिए बना ही नहीं है, और स्टूडेंट के लिए तो मजा बना ही नहीं है। आप मैच्योर हो चुके हो, हर टॉपिक में मजा नहीं आता पुत्र। आपको नहीं आया, बाकियों को बड़ा मजा आ रहा है कंजंक्शन में, वो आंसर कर रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक चीजों को वेरी कर जाते हैं। जैसे कईयों को मैथ्स में ज्योमेट्री में मजा नहीं आता, हाँ, लेकिन कईयों को बहुत आता है। कईयों को जीएस बोरिंग लगता है, लेकिन कईयों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, लेकिन मेरे शेर पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। कई टीचर ऐसा नहीं होते, गुस्सा हो जाते इस बात पे, मजा नहीं आ रहा फलाना ढिमकाना। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं तेरे को समझा रहा हूं, मजा आए या ना आए, चीजों को उतनी सीरियसली पढ़ो, उतनी ही सीरियसली पढ़ो, क्योंकि पेपर में सब आना है। अब देख, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, कुछ नई चीज आई, कुछ भी नहीं आई, सारा आपको पढ़ा के दिया। तो आपको मजा आए या ना आए, पढ़ना है। जीएस ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है बेटा, क्योंकि जो स्टूडेंट मजा ढूंढते हैं ना, ये मजे ने बर्बाद कर दी। मैंने आज तक मजा नहीं ढूंढा, भगवान की दया से अच्छा खासा पैसा जो चाहूं खा सकता हूं, साला कुछ खा ही नहीं रहा, क्योंकि खा ही नहीं सकता, फिर हेल्थ नहीं रहेगी, हेल्थ ही नहीं रहेगी तो ऐसे तैसे कराएंगे इस पैसे के। एक स्वस्थ आदमी के लिए लिमिटेड सा पैसा महीने में काफी होता है बेटा, स्वस्थ आदमी को नहीं चाहिए होता। आजकल टीचर्स ने भी तो बिगाड़ रखा है ना, ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये ब्रांड पहन लिया, ये ब्रांड पहन लिया, ये पहना हुआ है ना कपड़े वपड़े, साला 150 रुपए का टी शर्ट बराबर दिखेगा। अगर मस्त अपना बॉडी वॉडी बना रखी होगी ना, 150 रुपए का टी शर्ट काफी है। बॉडी यूं लटकी हुई है, पूरा टी शर्ट कंपनी का डाला हुआ है, फिर कह रहा है बच्चा है देखो भाई साहब मेरा ब्रांड। अबे ढंग से खड़ा तो हो ले पहले। तुम चीजों को दिमाग में रखिएगा। तो ये बोलने वाला भाषण नहीं है बेटा, वाकई में आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और हेल्थ से पहले स्टूडेंट लाइफ में क्या फर्ज बनता है, सर जॉब लेनी है, इंटरेस्ट छोड़ दो बेटा, जॉब लेना, फिर अपना हेल्थ पे ध्यान देना, दो चीजें आगे। तो पहले जॉब, फिर हेल्थ। हेल्थ का मतलब है हेल्दी रहना है, हाँ, और प्लस अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर बनाना, ताकि कुछ भी पहनो वही आप पे एकदम जचे, खासम खास जचे। बस ये दो चीज रहेगी, आप जीवन भर खुश रहोगे। कहानी खत्म हुई। कोई भी ब्रांडेड कपड़ा फिर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, कोई भी ब्रांडेड कपड़ा भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है भाई। बाकी प्रवचन है, बाकी जो तुम में से मानेगा थोड़ी ना, तुम में से एक दो अब फिर बोलेगा नहीं सर पैसा मैटर तो करता है। पैसा मैटर करता है, मैंने बोला लिमिटेड पैसे से काम चल सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर कितना ही लो, खाओगे लिमिटेड ही। अनलिमिटेड खाते ही मटका निकलेगा, मटका निकलते सब बर्बाद। स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनिए, स्कार्सली हैड ही पक्का सही है ना, क्योंकि एडवर्ब है, इसके बाद इन्वर्जन आएगा। व्हेन बेटा स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, बिल्कुल सही, तो इसमें कोई भी एरर नहीं। आई डू नॉट नो इफ, मैं नहीं जानता, नहीं जानते तो इफ सही है, बिल्कुल सही है सर। दैट होता तो एरर होता गुरुजी, लेकिन सर बाद में और नॉट भी लिखा हुआ है। अब ये कट गया बेटा, वेदर है नहीं, आगे बढ़े। 16 देखो पाजी, मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवर्स्ड एज अंबेडकर। बेटा ये इस पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब लिख के छोड़, भाई इसका नहीं है, एडवर्ब टॉपिक का क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एज और एज आएगा, और आप बोलोगे गुरुजी अभी हमने सो एज और एज पढ़ा नहीं है, ये एडवर्ब टॉपिक है बेटा, तो इस पे एडवर्ब लिख के छोड़ दो। लिख के क्या छोड़ोगे, मतलब तुम याद रखिएगा, ये एडवर्ब में लिख तो सकते ही नहीं तुम है ना, एडवर्ब में पढ़ाऊंगा सो एज और एज में क्या फर्क। देखो, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है बेटा, सच आया, हाँ, लेकिन गुरुजी अभी अभी आपने समझाया था, या तो सच के साथ एज आता है या सच के साथ दैट आता है, ठीक है, विच तो पक्का नहीं आएगा। एक और गलती, सर कैन नॉट बी सोल्ड, क्या प्रॉब्लम, गुरुजी प्रॉब्लम, अरे ये तो वही है सर, एज आएगा, अभी अभी समझाया था ना, ना दैट ना विच, क्योंकि आपने हमें बताया था अगर वो उसी नाउन प्रोनाउन को आगे रिलेट करेगा तो सच के साथ एज आता है, ना दैट ना विच ना हु ना होम, कुछ भी नहीं, ठीक है भाइयों।
क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, ये सेम कुत्ता है। मैंने बताया था ना, द सेम, द ओनली, ऐसी कोई चीज दिखती है तो रिलेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन कौन आता है? दैट। याद आया? द ओनली, द सेम, दैट। ठीक है। आगे देखो, 19, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, दैट वाई। दो दो कंजंक्शन बेटा, आस्क के साथ जब भी पूछा था तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बनता है ना। दैट तो टेल के साथ आता है, तो कौन सा सुपरफ्लूस बना यहां? दैट यहां गलत हो गया, दैट यहां गलत हो गया। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, 20 में कहता है बोथ हैरी एज वेल एज। बेटा बोथ के साथ मैंने क्या कहा था? एंड कंजंक्शन आता है, एज वेल एज नहीं आता है बेटा जी। अब पता है कौन कौन से एरर आप खुद ट्राई करोगे, थोड़ा सा तुम्हारा भी तो टेस्ट ले लो। क्वेश्चन नंबर 21 तुम खुद करो, 22 तुम खुद करो, 23 भी खुद करोगे, प्रेपोजिशन हुआ है तुम्हारा, ये एज लाइक पर बेस्ड है। ये भी कर लोगे, ये शायद ना कर पाओ, ये मैं कराऊंगा 24, ये ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बेटा,
ही इज परफेक्शनिस्ट, अगर एज आ गया तो बेटा उसके साथ सो की जरूरत नहीं थी। ऑल्दो दीज रूम्स आर नीड ऑफ रिपेयर येट, कुछ भी नहीं, सिर्फ बट काट दो क्योंकि कोमा है बेटा। कई बच्चे यहां येट कह रहे हैं, अगर कोमा और येट तो वैसे भी नहीं आएगा बेटा, या तो कोमा हटाना पड़ेगा, कोमा है बट हटा दो बस, तो या तो कोमा आएगा या येट आएगा, येट या कोमा बताया था ना ऑल्दो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सर। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने बच्चों से पूछा था कि मार्केट कहा था, मार्केट जाओ और फ्रूट खरीद लाओ। एज एप्पल्स गो अवर, एज नहीं बेटा लाइक, क्योंकि एज कंजंक्शन होता है, लाइक प्रेपोजिशन होता है, तो मुझे यहां प्रेपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन नहीं। ये मैंने प्रेपोजिशन टॉपिक में बताया था एज और लाइक के बारे में, याद है? आगे देखो जी क्या कहता है। ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड डू ऑल द वर्क, ठीक है, मुझे सारा काम करना चाहिए एज क्विकली लाइक, बेटा एज के साथ एज का कंपाउंड बनता है, एज क्विकली एज ही। क्यों? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा। लेकिन गुरुजी ये एज और सो एज अभी तो आपने कहा एडवर्ब टॉपिक में कराओगे, बिल्कुल बेटा, इसलिए मैंने कहा ये एडवर्ब। साला लोचा यही तो है, एडवर्ब कंजंक्शन बहुत ज्यादा मिक्स है बेटा। एक एज इसमें एडवर्ब है ये, और एक एज इसमें कंजंक्शन है, तो ये उसमें होगा बेटा। 25 देखते हैं मेरे शेर। He was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। देखो so clever, इतना चालाक है कि हर कोई जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो सारा का सारा फेल हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें। हाँ खत्म। तो कल से क्या करेंगे बेटा, 26 को हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद कंजंक्शन की फिर चालू करूंगा मैं आपका एडवर्ब टॉपिक। ठीक है भाई, फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको एडवर्ब टॉपिक। और आज क्या होगी, आज 8 बजे वोकैब की क्लास, रात को ही करेंगे वोकैब की क्लास। अब आपकी वोकैब की क्लास जो है, अब उसमें मुलाकात हम रात को 8 बजे करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो खुश रहिए। और मैंने कहा बेटा वोकैब की क्लास के लिए लाइव रहना है, 8 बजे क्लास लूंगा रात को, तो रात को 8 बजे लाइव रहिएगा, क्योंकि आप सीरियस रहेंगे तो ही मैं सीरियस रहूंगा। आप मुझे मखौलबाजी में दिखे फिर बेटा मैं क्लास नहीं लूं, सीधी सीधी बात है। क्या करेंगे आज, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और एंटोनिम एंड सिनोनिम करेंगे। तो सारा का सारा स्टूडेंट 8 बजे लाइव देखे, क्योंकि 8 बजे आप भी फ्री हो जाते हो। ठीक है, 8 बजे होगी आज, 9 नहीं, वो थोड़ा उसको पहले कर रहे हैं, रात के 8 बजे कर रहे हैं क्लास। नमस्कार बेटा।